हेलो एनीमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम उज़ुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर के एक और अजीबोगरीब एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एपिसोड नंबर 3 को। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम कुरोज़ो हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ किरी एडमिट होती है। वैसे अभी तक हमें ये तो पता नहीं चला कि किरी उस लाइट हाउस में जिंदा कैसे बची थी। खैर शुइची उसे बताता है कि इंसान की बॉडी के अंदर एक कोकिलिया नाम का एक ऑर्गन होता है जो कि साउंड को डिटेक्ट करता है। वो बिल्कुल एक स्पाइरल की शेप में होता है। शुइची बताता है कि उसकी माँ को अभी तक इस ऑर्गन के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसने अपने हेयर्स और यहाँ तक कि अपने फिंगर टिप्स को भी काट दिया, क्योंकि उनका शेप स्पाइरल की तरह होता है। और अगर उसे ये पता चल गया कि उसके कानों के अंदर भी स्पाइरल्स हैं तो पता नहीं वो क्या करेगी। इसके बाद वो दोनों खिड़की के बाहर बहुत सारे मॉस्किटोस को देखते हैं, जो देखकर शुइची कहता है कि ये भी स्पाइरल के कर्स की वजह से है। इसके बाद किरी अपने रूम से बाहर आती है और वो देखती है कि डॉक्टर्स बात कर रहे थे कि आज सुबह से 10 से ज्यादा प्रेग्नेंट औरतें मॉस्किटोस के काटने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं। और तभी एक नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर आती है जो कि व्हील चेयर पर थी, और वो किरी को इसके साथ रूम शेयर करने का कहती है। और किरी देखती है कि ये उसकी कजन क्योको है और ये भी मॉस्किटो के काटने की वजह से यहाँ आई है। और इसके बाद वो क्योको के सामान को उसके ड्रेसर में रख रही थी, तो उसे इसके सामान में एक अजीब चीज मिलती है जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, और इसका शेप भी बहुत अजीब था। लेकिन क्योको इसे भी ड्रेसर के अंदर रखने का कहती है। और इसके बाद हम किरी के डैड को देखते हैं जो कि उस नदी में से पानी की बाल्टी भर के आता है और कोई बर्तन बनाने लग जाता है। और इसके अगले दिन हॉस्पिटल में 3 पेशेंट्स की लाशें मिलती हैं जिनका किसी ने मर्डर कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी बॉडी से किसी ने सारा ब्लड निकाल लिया हो। और इसके बाद शुइची किरी से मिलने के लिए उसके रूम में आता है। वो वहाँ एक मॉस्किटो को देखता है और उस पर मॉस्किटो स्प्रे कर देता है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। इस स्प्रे की वजह से क्योको की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो खांसने लग जाती है, जिसके बाद नर्स आकर शुइची को रूम से बाहर निकाल देती है। फिर रात हो जाती है और किरी क्योको से कहती है कि तुम्हें खुद को मॉस्किटो से बचाना होगा कि वो कहीं इसे काट न लें, जिस पर क्योको कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर उसे मॉस्किटो काट भी लेते हैं, क्योंकि उसे मॉस्किटो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और रात को सोते हुए किरी की आंख खुल जाती है और वो रूम से बाहर आकर कुछ प्रेग्नेंट औरतों को देखती है जो कि अपने हाथों में हैंड ड्रिलिंग मशीन लिए एक रूम में जाती हैं, और वो सब काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती हैं। किरी भी उनके पीछे पीछे उस रूम में जाती है और वो एक खौफनाक सीन देखती है जहां एक औरत हैंड ड्रिलिंग मशीन से एक आदमी की गर्दन पर सुराख करके उसका खून पी रही थी। और वो किरी को भी देख लेती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। किरी गिर जाती है और वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी दूसरे रूम से एक आदमी बाहर आ जाता है, और वो इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और ये सब औरतें उसे मारकर उसका भी खून पी लेती हैं। और ये सब शोर सुनकर एक नर्स भी वहाँ आती है, लेकिन वो औरतें उसे भी पकड़ लेती हैं। आदमी का खून पीने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन तभी एक औरत किरी को देख लेती है और वो सब किरी को भी मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन किरी अपने रूम में आकर उसका गेट बंद कर लेती है और कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन रूम के अंदर उसकी कजन क्योको भी तो होती है, और वो बड़े ही अजीब तरीके से कहती है कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। और बाकी की औरतें भी रूम के अंदर आ जाती हैं। वो सब भी मिलकर इसे मारने वाली होती हैं कि तभी किरी उन पर मॉस्किटो स्प्रे कर देती है जो कि शुइची यहाँ भूल गया था, और वह सभी औरतें यहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद हम शुइची की माँ को देखते हैं जिसे फिर से साइतो दिखाई देता है, और वो कहता है कि माय लव मेरे पास आओ और स्पाइरल बन जाओ। और उसे बताता है कि उसके कानों के अंदर भी स्पाइरल्स हैं, जो सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगली सुबह किरी सबको रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वैसे यहाँ हैरत की बात तो ये होती है कि उन औरतों ने जिन भी लोगों को मारा था उन सब की डेड बॉडीज कहाँ गई, और इतना सब देखने के बाद भी किरी इस टाउन को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। खैर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ शुइची की माँ कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया है कि मेरे कानों के अंदर भी स्पाइरल्स हैं। लेकिन शुइची कहता है कि आपको कोई सपना आया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन शुइची की माँ फिर भी डॉक्टर के रूम में जाती है उस चार्ट को देखने के लिए जिस पर कानों के इंटरनल ऑर्गन्स बने हुए थे, लेकिन वो चार्ट वहाँ मौजूद नहीं होता। और वो डॉक्टर बताता है कि वो चार्ट आउटडेटेड था, तो इसीलिए उसने उस चार्ट को वहाँ से निकलवा दिया।
और वो डॉक्टर से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या मेरे कानों में कोई स्पाइरल्स हैं। डॉक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, और वो दोबारा से उसको रूम में ले जाते हैं और जो ड्रिप उसे लगाई गई थी उसका पानी अंदर से घूमने लगता है स्पाइरल्स की तरह, जिसे देखकर शुइची की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इस घूमते हुए पानी में उसे साइतो दिखाई देता है जो कहता है कि वो तुम्हारे कानों में है। वो स्पाइरल की बात कर रहा होता है और इसके बाद वो इस ड्रिप को निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि मेरे कानों में भी स्पाइरल्स हैं और मुझे इन्हें निकालना होगा। और वो एक सीजर उठा लेती है और यहाँ हम शुइची को देखते हैं जो कि डॉक्टर के रूम में होता है और तभी वो उसके माँ के चीखने की आवाज सुनता है और फिर हम देखते हैं कि शुइची की माँ भी अब मर चुकी थी और उसकी भी डेड बॉडी जलने से आसमान में स्पाइरल बन जाता है। इसके बाद हम दोबारा से हॉस्पिटल में किरी और शुइची को देखते हैं। किरी को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता, उसे इन मशरूम्स में से ब्लड की स्मेल आती है और वो रूम से बाहर आ जाती है जहाँ सभी औरतें खाने की तारीफ करते हुए कहती हैं कि उन्हें ये मशरूम्स बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और वो इन्हें हर रोज खा सकती हैं। और तभी वो लोग न्यूबॉर्न बेबीज के रूम के बाहर से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि वो सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा अजीब था क्योंकि कुछ दिन के बच्चे कैसे बात कर सकते हैं। और तभी एक बच्चे के पेट से मशरूम्स की तरह दिखने वाला स्पाइरल बाहर आता है और तभी उन्हें एक रूम से क्योको के चिल्लाने की आवाज आती है और रूम में जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे स्पाइरल की शेप्स के मशरूम थे और डॉक्टर भी यहाँ मौजूद होता है जो इन्हें बताता है कि सभी मशरूम्स उन बच्चों के पेट से निकलते हैं, लेकिन इन मशरूम्स को दोबारा से रीग्रो करने के लिए वो इन बच्चों को उनकी माँ के पेट को काट कर उन्हें वापस डाल देता है जिससे वो मशरूम्स दोबारा से रीग्रो होते हैं। और वो लोग क्योको को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खौफनाक लग रही थी, बिल्कुल एक भूत की तरह। वो डॉक्टर को कहती है कि उसे खून पीना है और डॉक्टर किरी को पकड़कर उसके आगे कर देता है। क्योंकि उसे अपनी जीभ से काटने वाली होती है कि तब भी वो नीचे हो जाती है और वो उस डॉक्टर को काट लेती है और उसका सारा ब्लड पी लेती है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी सीन होता है। और इसके बाद किरी और शुइची दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। किरी वापस अपने घर आती है और किरी के घर वाले शुइची को भी डिनर पर इनवाइट करते हैं किरी के वापस आने की खुशी में। शुइची नूडल्स खा रहा होता है और तभी वो इस बर्तन में स्पाइरल देखता है और खाना छोड़ देता है। असल में ये स्पाइरल्स वाले बर्तन किरी के डैड ने बनाए थे और वह शुइची से कहता है कि तुम्हारे डैड ने मरने से पहले मुझे कुछ ऐसे बर्तन बनाने का बोला था क्योंकि वो एक जीनियस थे और उसे असली कला की पहचान थी। शुइची बाकी खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किरी अपने डैड के रूम में आती है और वो वहाँ कुछ अजीब देखती है, एक बड़ा सा पत्थर जिस पर बहुत सारे स्पाइरल्स बने हुए थे और साथ ही शुइची के पेरेंट्स के चेहरे भी बने हुए थे जो देख किरी हैरान रह जाती है। इसके बाद शुइची उस जगह वापस आता है जहाँ डेड बॉडीज को जलाया जाता है और वो वहाँ मौजूद आदमी से कहता है कि उसे इस फायरिंग क्लीन के अंदर देखना है क्योंकि उसे कोई यहाँ से बुला रहा होता है। शुइची को इस फायरिंग क्लीन के अंदर से उसके पेरेंट्स की आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे मदद मांग रही थी। जिसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस क्लीन पर मारता है और उसकी दीवार टूट जाती है और बहुत सारी सोल्स इसके अंदर से बाहर आ जाती हैं। वो आदमी शुइची को जल्दी से बाहर लेकर आता है और किरी भी बाहर आई हुई थी और तभी इस पूरी जगह में आग लग जाती है। और फिर हम इसके कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जब यहाँ एक भयानक तूफान आया होता है और आसमान में एक बड़ा सा स्पाइरल बना हुआ था। पता नहीं क्यों इतना सब होने के बावजूद भी ये लोग इस टाउन को क्यों नहीं छोड़ते। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कोई किरी का नाम पुकार रहा था जिस पर किरी का छोटा भाई मित्सुओ किरी से कहता है कि ये आसमान में मौजूद आई ऑफ द स्टॉर्म यानी ये बड़ा सा स्पाइरल उसे अपनी तरफ बुला रहा है, जिस पर किरी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कोई तूफान भला कैसे उसे बुला सकता है। और तभी शुइची किरी के घर के बाहर आता है और किरी को अपने साथ ले जाता है और वो किरी से कहता है कि आसमान में मौजूद ये स्पाइरल जैसा दिखने वाला स्टॉर्म बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। और ये स्टॉर्म किरी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है जिससे काफी सारे घर तबाह हो जाते हैं और ये तूफान अभी भी किरी को बुला रहा था। किरी कहती है कि अगर ये तूफान कुछ टाइम और यहाँ रहा तो ये पूरा टाउन ही तबाह हो जाएगा। ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं इस तूफान से बचने की, लेकिन फिर भी वो इन्हें अपने अंदर खींच लेता है। और इसके कुछ देर बाद वो दोनों उस नदी के किनारे पर पड़े हुए मिलते हैं और तूफान भी अचानक से गायब हो गया था। उस तूफान की वजह से इनका घर तबाह हो गया था तो ये लोग किसी पुराने से घर में बैठे हुए थे और इस घर की दीवार में मौजूद सुराख में से कोई किरी को देख रहा होता है। और तभी इनका पड़ोसी
वाकाबयाशी आकर इन्हें बताता है कि इनके बराबर वाले घर में एक बूढ़ी औरत रहती है अपने एक बेटे के साथ। उसका बेटा बीमार है तो वो अजीब अजीब आवाजें निकालता रहता है, जिस पर मित्सुओ कहता है कि उसे लगा था कि शायद वो किसी मॉन्स्टर की आवाजें हैं। रात को ये सब सो रहे होते हैं, तभी इनके पड़ोस वाली बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाजें इन्हें सुनाई देती हैं। किरी भागकर वहां जाती है और वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसका बेटा अब मर चुका है और फिर कुछ लोग आकर उसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वाकाबयाशी ही था जो कि किरी को छुपकर देख रहा होता है, क्योंकि किरी उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। और फिर वाकाबयाशी भी एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लग जाता है और पूरी तरह से मॉन्स्टर बनने के बाद वो किरी की तरफ बढ़ता है और किरी जल्दी से गेट खोलकर घर के बाहर आ जाती है। वाकाबयाशी किरी के बहुत ही पास आ जाता है और तभी कोई उसे जोर से टक्कर मार देता है और वाकाबयाशी तूफान में उड़ जाता है। और ये लोग देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि यामागुची होता है, जो कि जैक इन द बॉक्स की तरह बन चुका था। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है।